अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड एप्लीकेशन आइसोबैरिक प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस अभी कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के बाद इसके पास्ट पेपर्स के हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि आप न्यूमेरिकल्स अपने पास्ट पेपर्स के करने के लिए पास्ट पेपर लाजमी रेडी रखना है नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पहले आइसोबैरिक प्रोसेस को पढ़ लेते हैं। जो आइसोबैरिक प्रोसेस आप देख रहे हो उसमें आप आइसोबैरिक जो कॉम्बिनेशन है वर्ड की उससे फ़ौरन समझ जाओगे। आइसो तो आप सेम या कांस्टेंट को कह रहे होते हो ग्रीक लेटर में, और ये जो बैरिक है ना, ये ग्रीक वर्ड बैरोस से एक्सट्रैक्ट किया गया। इसकी मीनिंग होती है लोड या प्रेशर, लोड कह लो या प्रेशर कह लो। तो एक ऐसे थर्मोडायनामिकल प्रोसेस को हम आज स्टडी करने जा रहे हैं जिसकी प्रोसीडिंग किस पे हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये होगा कि प्रेशर इक्विलिब्रियम होगा इंटरनल और एक्सटर्नल। अंदर से जो दबाव वर्किंग सब्सटेंस अप्लाई कर रही है पिस्टन पे, और बाहर से जो दबाव पिस्टन पर अप्लाई हो रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये जो अंदर से दबाव आप देख रहे हो उसको कहते हैं इंटरनल प्रेशर, और बाहर से जो दबाव लग रहा होता है उसको आप कहते हो एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसमें आपने किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं देखना है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रेशर्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, उनमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं लानी है, जिसके लिए आपने पिस्टन को फ्री छोड़ दिया। कॉरिक में, आइसोकॉरिक प्रोसेस में क्या किया था आपने, पिस्टन लॉक किया था। पिस्टन लॉक करने से जो है वो पिस्टन के सिस्टम के अंदर का जो प्रेशर है वो मुस्तकिल तौर पर बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। क्योंकि अंदर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है तो उनकी मोशन तेज हो जाती है, उनकी मोशन तेज होती है और उनको मौका नहीं मिलता वर्क करने का, तो अपने प्रेशर को मुसलसल बढ़ाते रहते हैं, जिसकी एग्जाम्पल भी दी थी डोमेस्टिक प्रेशर कुकर। आज की क्लास में हम आइसोबैरिक प्रोसेस को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या कुछ होता है, क्या चेंजेस आती हैं, ये सब आज की क्लास में हमने स्टडी करना और एक्सप्लेनेशन में बताना, और उसके मैथमेटिकल और ग्राफिकल रिजल्ट्स देखनी है और न्यूमेरिकल करना है। इसके मैथमेटिकल रिजल्ट्स के जो डेरिवेटिव नंबर्स होंगे या जो रिजल्ट्स होंगे उसको अच्छी तरह से दिमाग में रखना, न्यूमेरिकल में यूज करना है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में आप क्या करते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर को बराबर रखने के लिए, ताकि प्रेशर में कोई चेंजेस ना आए, प्रेशर कांस्टेंट रहे, पिस्टन को फ्री छोड़ देते हो, और पिस्टन को फ्री छोड़कर आप सिस्टम में यहां से हीट ऐड करते हो, जिसको आप किससे दिखाएंगे, डेल्टा क्यू से। और जो भी वर्किंग सब्सटेंस है, जैसे हीट ऐड होगी वर्किंग सब्सटेंस की, अगर इंटरनल एनर्जी यहां पर U1 बताई जा रही है, इंटरनल एनर्जी अगर हम U1 बता रहे हैं आपको, तो हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी U1 से बदल कर क्या हो जाएगी, U2 हो जाएगी। अब अगर पिस्टन फ्री नहीं होता तो प्रेशर बढ़ जाता। आपने वर्किंग सब्सटेंस को पूरा मौका दिया कि भाई अगर तुम्हारी एनर्जी बढ़ रही है तो फोर्स लगा के पिस्टन को ऊपर धक्का मारो, तो नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगेगी। जब इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, हीट देने से U1 से U2 हो रही है इंटरनल एनर्जी, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वर्किंग सब्सटेंस के अंदर, जो आपने आइडियल गैस रखी हुई है, वो नीचे की तरफ इस तरह से यूं फोर्स लगाते हैं पिस्टन के, पिस्टन की निचली सतह पर यहां से फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ऊपर यानी पुश करते हैं पिस्टन को फोर्स लगा के। और जब फोर्स लगती है ऐसे ऊपर की तरफ, पिस्टन यूं डिस्प्लेस्ड होता है। तो अगर ये वाली डिस्प्लेसमेंट x1 है और पुश करके उस वक्त तक ऊपर जाता रहेगा जब तक प्रेशर इंटरनल एक्सटर्नल दोबारा से बराबरी वाले मेंटेन ना हो जाए, जब तक ये ऊपर जाता रहेगा। यानी जितनी हीट दी होगी आपने, उस हीट के लिहाज से इंटरनल एनर्जी को चेंज करके अब ये क्या करना शुरू करेगा, वर्क कैसे होगा, जैसे फोर्स लग रही है तो ये ऊपर जा रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ये वाली x1 थी, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जब तक प्रेशर बराबर ना हो जाए उस वक्त तक ये जो डिस्प्लेसमेंट आई, इसको हम किससे दिखाएंगे, x2 से। तो x2 और x1 का जो डिफरेंस है, इसको हम डेल्टा x से दिखाते हैं। डेल्टा x इसके इक्वल होगा x2 माइनस बाय x1, यानी इसमें से इसको निकाल दें तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। और ये डिस्प्लेसमेंट क्यों आई, चूंकि मॉलिक्यूल्स ने पिस्टन पे नीचे की तरफ क्या लगाई, फोर्स, और तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर प्रोडक्ट लगा दें ऐसे F डॉट डेल्टा x, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन को। देख ही रहे हैं वर्क डन हो रहा है, तो मैंने थोड़ा इस तरह दिखा दिया कि भाई
फोर्स लग रही है और ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट आ रही है। इसका मतलब सिस्टम आपको क्या करके दे रहा है, कुछ वर्क डन करके दे रहा है, और साथ साथ कुछ इंटरनल एनर्जी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ब्रीफ भी हो रहा है यहाँ पे कि इंटरनल एनर्जी में चेंज तो आना ही आना है। ऐसा नहीं होगा कि जितनी हीट दी वो सबकी सब वर्क डन में चली जाए और बिना इंटरनल एनर्जी के चेंज किए जो है वो आप सारी की सारी हीट से वर्क डन ले लें, 100% एफिशिएंसी कर लें। ऐसा नहीं हो सकेगा। यानी अगर मैं यहाँ से 20 जूल हीट दे रहा हूँ, समझाने के लिए 20 जूल अगर मैं हीट दे रहा हूँ, तो यहाँ से अगर 15 जूल वर्क डन हो रहा है तो 5 जूल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज। और वो 5 जूल इंटरनल एनर्जी चेंज होने के बावजूद भी प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा। चूंकि देखो ये पिस्टन अब पहले यहाँ था, अब पिस्टन यहाँ से लगा, अंदर जगह ज्यादा हो गई है, और अंदर जगह ज्यादा होने का मतलब यही है कि इंटरनल एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी तभी प्रेशर बराबर रहेगा। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए हमने पिस्टन को क्या कर दिया, फ्री छोड़ दिया, ताकि प्रेशर में कोई चेंज ना आए। और हम सिस्टम में क्या ऐड कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं। जैसे हीट ऐड करेंगे ताकत बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी U1 से चेंज होकर क्या होगी, U2 होगी। और उस ताकत से जो मॉलिक्यूल हैं और पिस्टन के नीचे क्या लगाएंगे, कुवत लगाएंगे, मॉलिक्यूल्स के बाद ताकत आ गई, पिस्टन को ऊपर यूं धक्का देंगे। कब तक धक्का देंगे भाई, जब तक प्रेशर दोबारा से अंदर बाहर बराबर ना हो जाए। जैसे यहाँ पे बराबर था वैसे यहाँ ना हो जाए, तो प्रेशर के बराबर होने तक जितने ऊपर धक्का दिया उन्होंने उतना क्या मिल गया, वर्क डन। तो अगर 20 जूल आप वो हीट देंगे ना तो 15 जूल जैसे मिसाल के तौर पर वर्क डन मिलेगा, ये रुक जाएगा। तो 5 जूल कहाँ गया, वो इंटरनल एनर्जी को बदलने में चला गया। इसका मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस में आप देख रहे होते हैं कि वर्क डन भी है, इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रहा है और सप्लाइड हीट आप दे रहे हैं। तो अगर आपके पास बिफोर हीटिंग स्टेट्स ये थी, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, ये जो वॉल्यूम देख रहे हैं आप, ये वाला वॉल्यूम V1, और टेम्परेचर क्या देख रहे हैं, U1 इंटरनल एनर्जी से T1। अब ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ज्यादा है, ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या होगा, V2 होगा। जबकि प्रेशर दोनों तरफ क्या है, बराबर है, तो स्टेट्स क्या होंगी, प्रेशर P1 का P1 ही रहेगा, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं है। वॉल्यूम V1 से चेंज होकर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, यानी वर्क डन हुआ है यहाँ पे। और टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी U1 से चेंज हो गया, क्या हो गया, U2, इसका मतलब टेम्परेचर भी बदल गया, T1 से बदल कर क्या हो गया, T2। यानी इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, जबकि प्रेशर अपनी जगह क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। प्रेशर में किसी किस्म का कोई बदलाव या कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस प्रोसेस के अंदर आपने पिस्टन को क्या रखा, फ्री रखा, ताकि सप्लाइड हीट इंटरनल एनर्जी भी चेंज करे और वर्क डन भी परफॉर्म करके दे। कब तक, जब तक प्रेशर इक्विलिब्रियम में ना रहे, प्रेशर में वही स्टेट ना मिल जाए जो इनिशियली थी, ताकि हम देखें कि हीट देने के बाद भी प्रेशर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। तो हम एक्सप्लेनेशन में इसकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो आइसोबैरिक प्रोसेस है, जो कांस्टेंट प्रोसेस पे प्रोसीड हो रही है, इसकी एक्सप्लेनेशन के जो वर्डिंग है उसमें क्या लिख रहे हैं, इन दिस प्रोसेस consider an insulated gas cylinder. Consider a gas cylinder लिखना है, whose piston is मूवेबल। ये बड़ी अहम बात होगी। इसमें पिस्टन कैसा रखना है, मूवेबल रखना है, ताकि प्रेशर कांस्टेंट है। पिस्टन फिक्स कर देंगे तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा सिस्टम का। तो पिस्टन को हमने क्या रखना है, मूवेबल रखना है। सप्लाइड व्हेन हीट इज सप्लाइड या हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, then it produced some change in its internal energy and also performs some work done till the pressure
becomes equilibrium, becomes equilibrium state. Equilibrium state. Therefore, no change in pressure, no change in pressure takes place. क्या कह रहे हैं? इन दिस प्रोसेस कंसिडर गैस सिलेंडर whose piston is movable. पिस्टन जिसका क्या हो, मूवेबल हो. When heat is given to the system, जब हीट सिस्टम को गिवन की जाए, then it produce some change its internal energy. फिर वो क्या प्रोड्यूस करेगी? कुछ चेंज इंटरनल एनर्जी में, and to perform and also perform some work done, और कुछ वर्क डन भी परफॉर्म करती है till the pressure becomes at equilibrium state. कब तक? जब तक दोबारा से प्रेशर इक्विलिब्रियम स्टेट पे ना आ जाए. Therefore, लिहाजा नो चेंज इन प्रेशर टेक्स प्लेस. प्रेशर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं बन पाता है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन दिस प्रोसेस विल बी कैन बी रिटन एज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर मैं लिखना चाहूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन दिस प्रोसेस कैन बी रिटन एज डेल्टा क्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सिंप्लीफाइड फॉर्म डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. अब वर्क डन को हम कैलकुलेट करके इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करना चाहूं तो आप तमाम स्टूडेंट्स ये बात जानते हो, वर्क डन डॉट प्रोडक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और सिस्टम का वर्क डन लिखूं डेल्टा डब्ल्यू तो एफ डॉट डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स क्या चीज़ है? x2 और x1 का डिफरेंस है. इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पिस्टन की ग्राउंड से यहाँ तक x1 और वर्क डन होने के बाद x2 हो गई, तो x2 माइनस x1 करेगा, पता चलेगा पिस्टन कितनी डिस्प्लेसमेंट लेगी. तो सिस्टम का वर्क डन है f डॉट डेल्टा x, और फोर्स को हम कांस्टेंट प्रेशर के फॉर्मूले से P बराबर कैलकुलेट कर लें F अपॉन ए. P बराबर F अपॉन ए, तो फोर्स प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा. तो डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन ऑफ सिस्टम, फोर्स की जगह क्या रख लेंगे? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एरिया डेल्टा एक्स, और ए डॉट डेल्टा एक्स एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, डेल्टा एक्स हाइट हो गई, डेल्टा एक्स हाइट को भी रिप्रेजेंट कर रही है. तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एरिया में हो गई लेंथ इंटू ब्रेथ, और डेल्टा एक्स हाइट हो गई. ये बोल रहा हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ, और डेल्टा एक्स क्या हो गई? हाइट. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होगा? वॉल्यूम. तो ए डॉट डेल्टा एक्स किसको कहेंगे हम? डेल्टा वी को कहेंगे. सिस्टम का जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, V1 से क्या हो जा रहा है? V2 हो जा रहा है. तो A डॉट डेल्टा एक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा V को. तो डेल्टा W इज इक्वल टू P A डॉट डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख लेंगे? डेल्टा V. तो डेल्टा W P A डॉट डेल्टा एक्स, इस एक्सप्रेशन को भी याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए. और A डॉट डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो जा रहा है भाई? A डॉट डेल्टा एक्स डेल्टा V के इक्वल हो जा रहा है. एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, डेल्टा एक्स हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या हो गया? वॉल्यूम. तो A डॉट डेल्टा एक्स को सिस्टम का वॉल्यूम डेल्टा V होगा. तो डेल्टा W किसके इक्वल हो गया बेटा? P डेल्टा V के. तो इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 में रख लेंगे भाई डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, और डेल्टा W की जगह क्या आ जाएगा बेटा? P डेल्टा V आ जाएगा. तो हम इसको फर्दर चाहेंगे ये ऐसे हो गया, और मजीद चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा Q. डेल्टा U का मतलब U2 माइनस U1 प्लस P कांस्टेंट, और डेल्टा V का मतलब V2 माइनस बाई V1. ये आपके पास मैथमेटिकल रिजल्ट हो गया किसका बेटा? आइसोबैरिक प्रोसेस का. आइसोबैरिक प्रोसेस की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम इस तरह से लिख लेंगे. और इसका ग्राफ अगर आप देखना चाहेंगे, ग्राफिकल एक्सप्रेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ यहाँ बना दे रहा हूँ, आखिर में आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना देंगे प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे. प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे बेटा इसका ग्राफ बनाओगे. एक एक्सिस पे ले लिया प्रेशर, प्रेशर का एक्सिस हो गया, और ये वॉल्यूम का एक्सिस हो गया. वॉल्यूम V1 से V2, ये पॉइंट V1 का
ये पॉइंट जैसे V2 का, जबकि प्रेशर का स्टेट P1 का P1, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो एक पॉइंट ये प्लॉट होगा, वॉल्यूम V1 यहां से गया, प्रेशर P1 से मीट हो जाएगा। सही है भाई, वॉल्यूम V1 से बढ़कर बढ़ गया वॉल्यूम, और V1 से बढ़कर क्या हो गया भाई, V2 हो गया, जबकि प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे मिल जाएगी वॉल्यूम के एक्सेस के साथ पैरेलल। ये वाला पॉइंट हो गया P1 V1 और ये पॉइंट हो गया P1 V2, और इससे इसको माइनस कर दें तो ये डेल्टा W जो एरिया देख रहे हो ये वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। शेडेड पार्ट, ये एरिया जो देख रहे हो इसके अंदर जो आ रहा है ये वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा W ग्राफिकली डेल्टा W PV2 माइनस PV1, P कॉमन V2 माइनस V1, ये बन जाएगा डेल्टा W P डेल्टा V। P कॉमन ले लिया, V2 माइनस V1, ये हो गया डेल्टा V। तो डेल्टा W P डेल्टा V, ये एरिया अंडर द लाइन ग्राफिकली वर्क डन रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आपके पास समझ लो ग्राफिकल रिजल्ट आ गया आइसोबैरिक प्रोसेस का। अब मुझे आइसोबैरिक प्रोसेस के आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बताने। आइसोबैरिक प्रोसेस में पिस्टन फ्री छोड़ देते ताकि प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट, हीट देंगे, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी और साथ में क्या होगा, वर्क डन भी होगा। जबकि प्रेशर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा, तो प्रेशर P1 का P1 रहा, वॉल्यूम V1 से बदल कर V2 हो गया, इंटरनल एनर्जी U1 U2 होने की वजह से टेम्परेचर T1 से चेंज हो गया T2 हो गया। ये स्टेट्स चेंज हुई प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की। प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज। डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, वर्क डन FD होता है, तो सिस्टम का वर्क डन डेल्टा W F डॉट डेल्टा X हो गया। फोर्स से कैलकुलेट कर, प्रेशर से कैलकुलेट कर लिया मैंने फोर्स को, P बराबर F अपॉन A, F बराबर P A डॉट डेल्टा X, डेल्टा V के इक्वल डेल्टा W P डेल्टा V के इक्वल, और डेल्टा W की जगह P डेल्टा V, डेल्टा U का मतलब U2 माइनस E1 और P बाहर ही रहा, और डेल्टा V का मतलब V2 माइनस E1। ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ये मैंने ग्राफ बना दिया। तो ये आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, सॉरी मैथमेटिकल फॉर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन आइसोबैरिक प्रोसेस की हो गई, ये मैथमेटिकल रिजल्ट। और ये समझ लीजिए उसका ग्राफिकल एक्सप्रेशन हो गया। इसको आप जल्दी से कॉपी कर लो, फिर पास्ट पेपर से हम न्यूमेरिकल करेंगे। पास्ट पेपर का पेज नंबर बताऊंगा और फिर हम आइसोबैरिक प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसको कॉपी कर लो जल्दी से। ओके बेटा, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर 17 2008 ईयर का क्वेश्चन आपके सामने पहले मैं बता देता हूँ। पेज नंबर 17, 19 और 20 पे जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स हैं। 17 में बता रहा हूँ, फिर 19 या 20 में से भी मैं कुछ बता दूंगा। बाकी जो जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। सबके बनाने का पैटर्न सिमिलर है। देखो, इन आइसोबैरिक प्रोसेस 2000 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू गैस इन अ सिलेंडर। ये डायग्राम वगैरह ये बनी हुई है तो और समझने में आसान होगा कि आइसोबैरिक प्रोसेस है 2000 जूल सिस्टम को, 2000 जूल डेल्टा क्यू यानी हीट सिस्टम को सप्लाई करने। एक सिलेंडर में गैस को, गैस मॉलिक्यूल्स को 2000 जूल हीट क्या की जा रही है, सप्लाई की जा रही है एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जबकि प्रेशर की लिमिट एक्सटर्नल प्रेशर के साथ ही इंटरनल प्रेशर इक्विलिब्रियम में हुआ है 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कांस्टेंट प्रेशर है जिसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, तो प्रेशर की वैल्यूज होगी। द पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 एक्सपोनेंशियल -2 मीटर स्क्वायर। ये जो पिस्टन है इसका जो एरिया बताया गया है ये 2 एक्सपोनेंशियल -2 मीटर स्क्वायर बताया गया। ये एरिया ऑफ पिस्टन हो गया बेटा। एंड इट मूव्स थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ये पिस्टन कितना मूव कर रहा है, ये डेल्टा एक्स जिसको मैंने कहा, पिस्टन जो मूव करता है ऊपर जाता है, तो जो पिस्टन मूव कर रहा है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स ये 40 सेंटीमीटर बताई गई है। डिवाइड 100 कर दें 0.4 मीटर हो गया। डेल्टा एक्स हो गया 0.4 मीटर। कह रहे हैं कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी में क्या इंक्रीज आ रहा है और कितना वर्क डन हो रहा है, ये दो चीजें बता दें। तो सिंपली पहले तो वर्क डन निकाल लें आप।
फिर इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के फॉर्मूले से आ जाएगी। कितना वर्क डन हुआ पहले वो बता दो, और वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, प्रेशर है, एरिया और डिस्प्लेसमेंट है। तो ये फॉर्मूला देख रहे हो, एरिया और डेल्टा एक्स, ये सब याद रखना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला डेल्टा डब्ल्यू, अगर पी डेल्टा वी जैसे याद है आप लोगों को, अब नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये याद होता है पी डेल्टा वी, तो डेल्टा वी ए डॉट डेल्टा एक्स के इक्वल होता है, ये याद रख लो। डेल्टा वी किसके इक्वल होता है, ए डॉट डेल्टा एक्स के, तो ये हो जाएगा ना पी ए डेल्टा एक्स। ओके, अब इसमें आप वैल्यूज पुटअप कर दो, वर्क डन आ जाएगा आपके पास। प्रेशर की जगह रख लो 1.01 एक्सपोनेंशियल 5, एरिया ऑफ पिस्टन कितना आ जाएगा 2 एक्सपोनेंशियल -2, और डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा 0.4। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो तो ये वर्क डन की वैल्यू आपको 808 जूल मिल जाएगी। ओके, अब वर्क डन कैलकुलेट करने के बाद दूसरी चीज, इंटरनल एनर्जी में क्या इंक्रीज हुआ, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जिन स्टूडेंट्स को डायरेक्टली फॉर्मूला याद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डिफरेंस लेते हैं सप्लाइड हीट और वर्क डन का। तो हीट दी थी हमने 2000 जूल, वर्क डन हुआ सिर्फ 808 जूल। इसका मतलब जितना डिफरेंस आएगा 1192 आएगा, 1192 जूल हीट और वर्क डन का डिफरेंस जो बन रहा है ये इंटरनल एनर्जी के चेंज की वैल्यू हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया पेज नंबर 17 2008 ईयर से। तो ये आप लोग जल्दी से कॉपी कर लें, पेज नंबर 17 2008 ईयर। और उसके बाद फिर हम लोग पेज नंबर 1996 होमवर्क हो जाएगा। पेज नंबर 19 पे 1996 ईयर का क्वेश्चन है, वो होमवर्क हो जाएगा। 1996 ये क्वेश्चन हो गया होमवर्क। और पेज नंबर 20 पे 3 क्वेश्चन हैं, एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी 2 आपके होमवर्क हो जाएंगे। 1994 मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। पेज नंबर 20 पे 2 क्वेश्चन हैं, पेज 20 पे 1991 और 2018 ये होमवर्क हो जाएगा आपका। पेज नंबर 20 पे 1994 का एक क्वेश्चन है, वो मैं आपके सामने अभी सॉल्व करके दे रहा हूँ। 1994 सब मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, डायग्राम ये बना के रखते हैं ताकि यहाँ से आप लोगों को आसानी से मैं डाटा वगैरह समझा दूँ। पेज नंबर 20 असाइनमेंट, सब असाइनमेंट सॉल्व हो रहा है बेटा, सब असाइनमेंट के पेज नंबर लिख रहा हूँ मैं, ये होमवर्क वगैरह सब असाइनमेंट का है। पेज नंबर 20 असाइनमेंट 1994 पहले ही क्वेश्चन है पेज 20 का, पेज 20 का फर्स्ट क्वेश्चन है। (1994) 1200 joules of heat energy are supplied to system at constant pressure। हीट एनर्जी सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं डेल्टा Q। 1200 joule of heat energy supplied to system at constant pressure। The internal energy of the system increased by 750 joule। और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीज हो रही है U1 से U2 जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है 750 जूल्स का आ रहा है। एंड दी वॉल्यूम बाय 4.5 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम जो चेंज हो रही है V1 से जो V2 बन रहा है डेल्टा V, वॉल्यूम का जो चेंज है वो कितना है 4.5 मीटर क्यूब है। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द पिस्टन एंड द प्रेशर ऑन द पिस्टन। वर्क डन कितना हुआ और इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर जो कांस्टेंट रहते हैं वो प्रेशर कितना है बताइए सिस्टम का। वर्क डन और प्रेशर निकालना है, 2 चीजें। देखो डेल्टा Q और डेल्टा U दिया हुआ तो वर्क डन फौरन आ जाएगा, पहले वर्क डन निकालोगे। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर ले रहे हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर लें। और वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला डेल्टा Q डेल्टा U प्लस डेल्टा W। हीट कितनी थी 1200 जूल,
इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया 750 का, जितना डिफरेंस बनेगा इनमें उतना वर्क डन में आ जाएगा। 1200 में से 750 क्या कर दिया आपने, -450। 450 जूल का क्या आ गया बेटा, वर्क डन आ गया। अब क्या कैलकुलेट करना है आपने कि प्रेशर कांस्टेंट क्या आ रहा है। तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए जो कि कांस्टेंट रहता है, प्रेशर निकालने के लिए आप लोग वर्क डन का फॉर्मूला डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, पी डेल्टा वी, ये रहा। इसमें एक और डेल्टा इस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वॉल्यूम गिवन है। तो प्रेशर निकालने के लिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन कितना 450 और डेल्टा वी कितना, वॉल्यूम का चेंज कितना है ना 4.5, पॉइंट हटाया 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगा। ये प्रेशर आ गया कांस्टेंट। तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस के पास पेपर के कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिए और कुछ मैंने आप लोगों को होमवर्क दे दिया है, ये आप कर लीजिएगा, आसान होते हैं बहुत, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। आइसोबैरिक प्रोसेस भी आपका न्यूमेरिकल्स के साथ हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास दो और प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 24 और 25 इंशाल्लाह हम उसमें आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को पढ़ेंगे। और ये इतने इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि इसी से आपको कार्नोट इंजन पढ़ना है, यानी इन्हीं प्रोसेस से हम फिर कार्नोट इंजन को सीखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करके, यानी जो आपके जो एक दो लेक्चर्स हैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम कार्नोट इंजन स्टार्ट करेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है चैप्टर 11 का। तो थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन जो है वो कार्नोट इंजन, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी स्टेटमेंट वगैरह, एंट्रोपी, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हम करेंगे। अब पास्ट पेपर्स कि जितने भी क्वेश्चन वगैरह हैं उन सब का मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा, एक वर्क असाइन करूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लिख के दूंगा, वो क्वेश्चंस आप कंप्लीट करके फिर सबमिट कराएंगे, और बात की बात है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये जल्दी से जो होमवर्क मैंने दिए हैं होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, जितना क्वेश्चन आज मैंने बताया उसको अपने पास कॉपी कर लीजिए, और क्वेश्चंस की जो होमवर्क है वो कंप्लीट करके चेक कर लीजिएगा कि कितनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो थर्ड एप्लीकेशन है आइसोथर्मल, उस पर डिस्कशन करेंगे, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। ओके स्टूडेंट्स।